हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स यूनिट है उसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम पहले 10 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम अगले 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर मोनोसैकेराइड। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये हमारे पास। मोनो मोनो नाम से ही पता लग रहा होगा मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। यानी ये सबसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि और ज्यादा छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर नहीं टूट सकती, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स। अगर यहाँ पर डाई वर्ड होता, ठीक है, डाई होता तो उसका क्या मतलब होता, यानी ऐसे सैकेराइड्स, ऐसी कार्बोहाइड्रेट की यूनिट जो कि दो सैकेराइड्स के अंदर, दो सिंपलेस्ट सैकेराइड्स के अंदर टूट सकती थी। ठीक है, तो फिलहाल के यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स है, इसका मतलब ऐसे सैकेराइड्स यानी ऐसी कार्बोहाइड्रेट की यूनिट जो कि इसके अंदर नहीं टूट सकती और ज्यादा सिंपलेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं टूट सकती, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे आप पढ़ते भी हो, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज तो ग्लूकोज ही है, हम उसको और ज्यादा छोटे टुकड़ों में थोड़ी ना तोड़ तोड़ सकते हैं, बताओ। ग्लूकोज तो ग्लूकोज ही है। अब फ्रुक्टोज है और ग्लैक्टोज है, जैसे डीऑक्सी राइबोज है और राइबोज है। ठीक है, ये हो गए अपने पास, ये है जो ये बिल्कुल मोनोसैकेराइड्स है। आप इनके एग्जांपल याद कर सकते हो, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये और ज्यादा छोटी यूनिट्स के अंदर नहीं टूट सकती। इन सभी को हम हेक्सोज कैसे, क्यों हेक्सोज क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर 6 कार्बन होते हैं। जो ऊपर आपको 3 नजर आ रही है ना, कौन कौन सी नजर आ रही है बताओ, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तो इनके अंदर इनको क्या बोलते हैं, हेक्सोज कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। और जबकि नीचे वालों यहाँ पे हमारे पास है पेंटोज, तो यहाँ पर हमारे पास इनके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। यानी जो हमारे पास रिंग होती है ना, उसके अंदर 5 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास था पहला क्वेश्चन, जिसका क्या था, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर। आंसर देख लेते हैं। रिड्यूसिंग शुगर आर दोज विच कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से सुनना, ऐसे शुगर जिनके अंदर रिड्यूसिंग ग्रुप प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज होगा, इनके अंदर हमने एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप, और या फिर हमने क्या पढ़ा था, कीटोनिक ग्रुप पढ़ा था ना, C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर इसी की बात कह रहा है कि ऐसे शुगर जो कि किसका काम करे, रिड्यूसिंग एजेंट का, और वे अपने अंदर रिड्यूसिंग ग्रुप कंटेन करके रखे। और वो हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो सकता है और कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। देखो ये लिखा हुआ, द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो, अब ये कौन सा रिड्यूसिंग होगा, कौन सा रिड्यूसिंग नहीं होगा, ये हम कैसे पता करते हैं। देखो भी, जो टोलेंस रिएजेंट होता है ना, वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और फेलिंग सोल्यूशन। जब भी हम रिड्यूसिंग शुगर की रिएक्शन किनसे करवाएंगे, टोलेंस रिएजेंट से करवाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। मान लिया सबसे पहले हम टोलेंस रिएजेंट लिखते हैं, टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है आप सभी को पता होगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं। ये होता है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और यहाँ पर पॉजिटिव। अब जो भी चीज रिड्यूसिंग एजेंट होगी, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन देगी। जो भी चीज, जो भी शुगर होगा, वो अगर रिड्यूसिंग होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगी। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, यानी ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर हमारे पास Ag पॉजिटिव में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो Ag है, जो Ag पॉजिटिव से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Ag सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सिल्वर कलर का बन जाएगा। ये कैसा बनेगा बताओ, सिल्वर कलर का बन जाएगा। आप सभी को पता है ये तो सिल्वर कलर का होता है ना Ag, और इसी को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो इससे ये हमें पता चल जा रहा है कौन सा जो शुगर होता है वो रिड्यूसिंग है और कौन सा नहीं होता।
ऑन द अदर हैंड अगर हम फेलिंग सोल्यूशन लेके चले, जैसे फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन आपको पता है क्या होता है बताओ? जो हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होते हैं उसके अंदर, ये ब्लू कलर का होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होते हैं और ये हमारे पास ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, जब भी हमारे पास रेड्यूसिंग शुगर होगी, जब भी हमारे पास रेड्यूसिंग शुगर होगी और उसकी रिएक्शन इसके साथ फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करवाएंगे, तो यहां पर हम सबको पता है इसका काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने का। ये इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन किसको दिए जाएंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव को दिए जाएंगे और ये ब्लू कलर का होता है और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Cu, यानी कॉपर 2, ठीक, कॉपर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये होता है हमारे पास रेड प्रेसिपिटेट, इसके रेड पीपीटी बन जाएंगे, ठीक है, यानी ब्लू कलर किसके अंदर चेंज हो गया, रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो जिससे हमें पता चलेगा कि जो वो हमारा जो शुगर था वो एक रेड्यूसिंग शुगर था, ऐसे पता करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास सुक्रोज होता है, आपको ये याद रख, एक अच्छे से याद रखना है, सुक्रोज होता है वो नो रेड्यूसिंग शुगर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर है ना, इसके अंदर जो हमारे पास एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप होंगे, ये फ्री प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये किसी न किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं। केवल वही शुगर रिड्यूसिंग होगी जिनके अंदर जो हमारे एल्डिहाइडिक ग्रुप और जो हमारे कीटोनिक ग्रुप है वो फ्रीली प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये बात थी इसके अंदर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो भाई, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। राइट टू मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट के दो मेजर फंक्शन बताने हैं हमें। पहला देखो, ये आप इनके अलावा भी लिख सकते हैं अगर आपको पता हो तो, जैसे आपने बुक्स के अंदर पढ़ा हो, तो जरूरी नहीं आप यही लिख पाएंगे। तो देखो, सेल वॉल्स ऑफ प्लांट आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो सेलुलोज है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट्स होता है ना, इसलिए जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और दूसरी बात क्या है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है एक्ट एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल्स इन द प्लांट, स्टार्च की फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्लांट्स के अंदर स्टोर रहता है, जिसे प्लांट है अपना भोजन बनाते हैं या फिर खाना बनाते हैं जिसे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, हमें ये दो तीन चीजें दे दी गई हैं, इनके अंदर से हमें ये बताना है कौन सा मोनोसैकेराइड है और कौन सा डाइसैकेराइड है। जो मोनोसैकेराइड होगा वो हम पहले ही क्वेश्चन के अंदर करके आए हुए हैं कि जो और भी ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर नहीं टूटेगा। इनके अंदर सबसे पहले वो देखो जो सबसे छोटी यूनिट्स हैं, जैसे हमारे पास राइबोज हो गया, 2 डीऑक्सी राइबोज हो गया, गलैक्टोज हो गया और फ्रुक्टोज हो गया, ठीक है। ये मोनोसैकेराइड है, ये और ज्यादा छोटी यूनिट्स के अंदर नहीं टूटेंगे। दूसरा जो डाइसैकेराइड है हमारे पास, वो हमारे पास माल्टोज और हमारे पास लैक्टोज, क्योंकि जो हमारे पास मेल्टोज होता है वो डाइसैकेराइड है और वो किसके अंदर टूटता है, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। जब हम माल्टोज, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये माल्टोज है, जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये 2 यूनिट ऑफ क्या देगा, ये हमें ग्लूकोज की देगा, यहाँ पर हमें ग्लूकोज मिलेगा प्लस एक और यूनिट हमें क्या मिलेगी, ग्लूकोज की मिलेगी, ठीक है। वैसे ही जब हमारे पास लैक्टोज होगा, उसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे पास हमको क्या क्या मिलेगा बताओ, एक तो हमें मिलता है ग्लैक्टोज और दूसरा हमें मिलता है ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। तो इन्होंने 2 यूनिट्स दी हैं हाइड्रोलाइज होने के बाद, इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये दोनों क्या हमारे पास डाइसैकेराइड है और ये और भी ज्यादा डिसोसिएट नहीं हो सकते, इसलिए ये हमारे पास मोनोसैकेराइड्स हैं। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती हैं। देखो भाई, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती हैं वो डिफरेंट, मतलब कहने का मतलब अलग अलग मोनोसैकेराइड्स के अंदर पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया मेरे पास ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज की एक यूनिट है, ये क्या है हमें पता है, मोनोसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड्स है ना। एक हमारे पास दूसरी यूनिट है ग्लूकोज की,
ये भी मोनोसैकेराइड्स है। जब ये आपस में जुड़ेंगी, यानी जब ये डाइसैकेराइड बनाएंगे, हम डाइसैकेराइड की नहीं बोलते हैं, बताओ, उसे ही तो बोलते हैं। जब दो मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ जाए तो क्या बनेगा? डाइसैकेराइड। अगर तीन जुड़ जाए तो वो क्या बनेगा? ट्राइसैकेराइड्स। ऐसे बनता है ना। तो मान लिया जब ये आपस में जुड़ेंगी तो यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर हमारे पास H और OH लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, कार्बन पर। तो ये क्या करते हैं, मान लिया यहाँ पर एक टाइम के लिए मान लेते हैं यहाँ पर H और OH लगे हुए हैं ऐसे, तो क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, यहाँ से OH और एक इससे H, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एक ऑक्सीजन हमारा रह गया। आप सभी को पता है एक ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर रह गया, तो बीच में हमारे पास वो ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एक बॉन्ड बन जाएगा, एक लिंकेज बन जाएंगी, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होगा, बताओ, कि ऐसी लिंकेज या ऐसा बॉन्ड किस किस के बीच में, दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में ऐसी लिंकेज होती है, ठीक है, जो उनको आपस में जोड़कर रखती है। अब आंसर में देखो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज यूज्ड टू लिंक डिफरेंट मोनोसैकेराइड। जो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो अलग अलग मोनोसैकेराइड्स को जोड़ के रखती है आपस में। और वो अलग अलग मोनोसैकेराइड कौन सी हो सकती है, बताओ? वो डाइसैकेराइड भी हो सकती है और पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड में आपको पता ही है, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, कितने भी यूनिट जुड़ सकती हैं ऐसे। और थ्रो ऑक्सीजन एटम, यानी बीच में हमारे पास ऑक्सीजन एटम आएगा। अब देखो यहाँ पर दो यूनिट्स है, मान लेते हैं ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये हमारे पास ग्लूकोज की एक यूनिट है, ये दूसरी हमारे पास ग्लूकोज की एक और यूनिट है। इनके बीच में यहाँ पर बॉन्ड है और बीच में हमारे पास ऑक्सीजन आया हुआ है, तो इस लिंकेज को क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये थी, क्या थी? वो ये थी कि अगर सेम साइड हमारे पास बॉन्ड बन रहा है, यानी सेम साइड से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहा है, तो उसको हम अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। या फिर हम एक और बात बोल सकते हैं, अगर मेरे पास दोनों ही मोनोसैकेराइड्स हैं और वो भी अल्फा फॉर्म है, फॉर एग्जांपल, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखो इधर। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि ये हमारे पास अल्फा ग्लूकोज था, ये मेरे पास अल्फा ग्लूकोज है, ये भी मेरे पास अल्फा ग्लूकोज है, यानी दोनों जो यूनिट्स हमारी, दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट है वो अल्फा ग्लूकोज की है। तो जो हमारी लिंकेज बनेगी ना, उसको भी हम क्या कहेंगे? अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। कहने का मतलब मैं ये समझा रहा था, अगर हमारी जो मोनोसैकेराइड की यूनिट है दोनों, वो अल्फा फॉर्म है, तो उनके बीच में जो लिंकेज बनेगी वो भी अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर इनमें से कोई भी एक बीटा फॉर्म आ गई, मान लिया ऐसा हो जाता, एक टाइम के लिए मान लेते हैं ऐसा हो जाता कि यहाँ पे हमारे पास अल्फा ग्लूकोज है, यहाँ पर हमारे पास बीटा ग्लूकोज हो जाता, ऐसा हो जाता, ठीक है। तो एक फॉर्म किसकी आ गई? बीटा की आ गई ना, तो इस लिंकेज को क्या कहेंगे? बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। और वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप इसके अंदर देख रहे हो, ये हमारे पास अल्फा है, देखो ये सेम साइड है, और ये देखो अपोजिट साइड। यानी कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मैं ऐसे ऊपर ऊपर से बनाऊं अगर स्ट्रक्चर, मान लिया मेरे पास दो यूनिट है, ये मेरे पास अल्फा फॉर्म है, ये मेरे पास बीटा फॉर्म है, ठीक है। तो वो लिंकेज आपको ऐसे ऐसे दिखाई देगी, ऐसे अपोजिट साइड, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं? इसको इसको कहते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और अगर आपको सेम साइड दिख गई, फॉर एग्जांपल ये इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अल्फा फॉर्म, ठीक है, इसको कहेंगे अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आया समझ में? तो ये था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर या व्हाट इज ग्लाइकोजन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च। जो ग्लाइकोजन्स है वो क्या होते हैं और ये स्टार्च से किस टाइप से डिफरेंट होते हैं? आंसर देख लेते हैं। जो ग्लाइकोजन्स होते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, यानी बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट से जुड़कर बने होते हैं। आप सभी को ये पता ही चल गया। जो ग्लाइकोजन्स होते हैं वो पॉलीसैकेराइड होते हैं। और ये कहां पर पाए जाते हैं? ये एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। मेनली कहां पर पाए जाएंगे? लीवर, मसल्स और ब्रेन के अंदर मिलेंगे। और ये इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये हैज ए रिजर्व कार्बोहाइड्रेट एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया कोई भी एनिमल है,
ठीक है, वो अपने अंदर फूड को लेकर के जितना उसने यूज करना था वो कर लेगा, लेकिन बाद में वो हैज ए रिजर्व तौर पर उस कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर स्टोर कर लेगा सेल के अंदर, ठीक है, लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर और ब्रेन के अंदर, ताकि वो बाद में काम आए उसको। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है, देखो भाई, जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो खाना है वो किससे बनता है, स्टार्च से, और एनिमल के अंदर बताओ ग्लाइकोजन से। ठीक है, इट्स स्ट्रक्चर इज जस्ट सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर होता है अमाइलोपैक्टिन के जैसे, एंड इज रदर मोर हाईली ब्रांच्ड, जो अमाइलोपैक्टिन की तरह होता है लेकिन उससे थोड़ा सा और ज्यादा ब्रांच्ड होगा। ऑन द अदर हैंड स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट। देखो स्टार्च के बारे में अब नेक्स्ट लाइन में बताया गया है, ऊपरली लाइन में किसके बारे में बताया गया था, ग्लाइकोजेंस के बारे में। ग्लाइकोजेंस क्या होते हैं ये, देखो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर मेरे पास है एक एनिमल, ये है एनिमल, एनिमल के लिए किसका वर्ड का यूज किया गया है, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन, और ये इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, एनिमल स्टार्च। ठीक है, एनिमल स्टार्च जनरली जो एनिमल है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को रिजर्व कंडीशन में रखते हैं, ताकि कुछ ऐसी स्थिति बनने पर उसको यूज कर सकें। दूसरी ओर हमारे पास होते हैं प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर होता है स्टार्च, उनके अंदर ग्लाइकोजन्स नहीं होता। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो अमाइलोपैक्टिन के जैसे होगा। लेकिन इसकी जो ब्रांच्ड है वो ज्यादा होंगी, और जो स्टार्च होगा वो दो चीजों से मिलकर बनता है, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन से मिलकर बनता है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास जो ये यूनिट्स जुड़ी हुई है ये अल्फा ग्लूकोज की है। मान लिया ये मेरे पास अल्फा ग्लूकोज है, ये भी मेरे पास अल्फा ग्लूकोज है, ये मेरे पास अल्फा ग्लूकोज है। अगर मैं सिर्फ इनको देखूं, नीचे वाली यूनिट्स को देखूं, एक टाइम के लिए आप ये भूल जाओ कि ऊपर वाली ये दो यूनिट्स है, तो इनको आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या बन गया, अमाइलोज। और जैसे ही हम इनके अंदर ब्रांचिंग कर देंगे ना, ये ऊपर वाली यूनिट जोड़ देंगे, तो ये क्या बन गया, अमाइलोपैक्टिन्स, और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, स्टार्च का बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है भाई, ऐसे होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च एंड लैक्टोज। देखो भाई जो स्टार्च का जो हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट होगा वो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देख लिया था। कौन कौन सा, जो स्टार्च है किस किस से मिलकर बना होता है बताओ, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन से, ये आप कर सकते हो। अब इसके अंदर देखेंगे लैक्टोज, लैक्टोज है वो हाइड्रोलाइज करने पर कि क्या देगा भाई, वो हमें ग्लैक्टोज और ग्लूकोज देता है, दो मोनोसैकेराइड्स देगा। एक कौन सी होती है, एक होता है हमारे पास ग्लैक्टोज, और दूसरी कौन सी मोनोसैकेराइड्स होगी, ग्लूकोज। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे ही आपकी अच्छे से क्लियरेंस के लिए ये स्ट्रक्चर बना दिया गया है। मान लिया फॉर एग्जांपल ये दो यूनिट है, एक तो हमारे पास किसकी है, ये ग्लूकोज की, एक हमारे पास ये किसकी है, ये हमारे पास ग्लैक्टोज की। ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। जब हम इसको क्या करेंगे, लैक्टेज एंजाइम के द्वारा इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, तो ये दो यूनिट्स के अंदर अलग अलग हो जाएंगे, दो मोनोसैकेराइड्स देंगे, ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी देख सकते हो, यहां पर हमारे पास दो यूनिट्स है, लैक्टोज इसको हाइड्रोलाइज किया, ये देखो ये आप देख रहे हो ये पूरा लैक्टोज है, ये लैक्टोज है, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे लैक्टेज एंजाइम के द्वारा, तो ये अलग अलग यूनिट्स के अंदर टूट जाएंगे। देखो ये अलग अलग हो गई, ये हमारे पास ग्लैक्टोज हो गया, ये हमारे पास ग्लूकोज हो गया। ठीक है, अब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में फर्क क्या है, ग्लैक्टोज के अंदर देखो यहाँ पर हमारे पास कार्बन नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कार्बन नंबर 4 पे देखो यहाँ पर H है और OH ऊपर है, यहाँ पर क्या हो गया, OH नीचे है और H ऊपर है, बस यही फर्क होता है। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में यही करना था, इजी सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर देख लेते हैं, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज है
उसके बीच में जो बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस है वो क्या होगा। देखो भाई, सबसे पहले हम स्टार्च के लिए देखते हैं। स्टार्च के अंदर हमें पता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। किससे? एक तो आपको पता ही है, एक तो अमाइलोज, देखो ये लिख रखा, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। और जो हमारे पास अमाइलोज होता है उसके अंदर जो अल्फा ग्लूकोज यूनिट होती है ना, अल्फा ग्लूकोज यूनिट होती है, वो लीनियरली जुड़ी होती है एक दूसरे से। देखो ये आपको दिख रहा है इधर, ये मान लिया ये आपको दिख रहा है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर देखो आप, ये जो अल्फा ग्लूकोज यूनिट है ना, अल्फा ग्लूकोज यूनिट ऐसे लीनियरली जुड़ी हुई है, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद देखो ये अल्फा ग्लूकोज यूनिट सेम इधर ले आओ, इनको उठा के इधर ले आओ, और जो ये जुड़ी हुई होती है ना, ये कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर फोर्थ से जुड़ी होती है। ये हमारे पास कार्बन नंबर फर्स्ट हो गया और ये कार्बन नंबर फोर्थ हो गया, ठीक है। अब वैसे ही ये कार्बन नंबर सिक्स हो गया और कार्बन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरी हमारे पास अल्फा ग्लूकोज यूनिट है, वो आ जाएगी और ये एक दूसरे से वन और सिक्स कार्बन से जुड़ेंगी। देखो ऊपर भी जुड़ गई और ये ऐसे लीनियर भी जुड़ी हुई है। ये ऐसे तो कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर फोर्थ से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर सिक्स से जुड़ी हुई है। तो अगर हम सिंपली ये के चले लेके चले, इसे तो हम बोला जाता है अमाइलोज। और जब ये जो ये ऊपर वाली चेन भी लिंक में आ जाती है, यानी कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं, जब हमारे पास सिंपली नीचे वाली यूनिट थी इसको हम अमाइलोज कहते हैं, और जब ऊपर वाली भी चेन हमारे पास ब्रांचिंग में आ जाती है, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम अमाइलोपैक्टिन कहते हैं। और जब ये आपस में दोनों कंबाइन होगी उसको हम स्टार्च कहते हैं। और एक बात ये याद रखनी है, इसके अंदर हमारे पास यूनिट किसकी जुड़ रही है बताओ? अल्फा ग्लूकोज की यूनिट जुड़ रही है। लेकिन जब हम सेलुलोज की बात करेंगे, सेलुलोज की बात करेंगे, यहां पर सिर्फ क्या होगा, लीनियर चेन होगी, वो भी किसकी होगी? कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर फोर्थ जुड़े होंगे, लीनियर चेन से जुड़े होंगे। फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो ये यहां पर देखो आपको ये छोटी छोटी यूनिट्स दिख रही हैं, ये एक लीनियर वे में जुड़ी हुई है। और ये जो सारी यूनिट है पता है किसकी है? ये बीटा ग्लूकोज की यूनिट है, ये बीटा ग्लूकोज की यूनिट है। आपको बस क्या याद रखना है, स्टार्च के अंदर अल्फा ग्लूकोज यूनिट लीनियरली जुड़ती हैं, उसको अमाइलोज, और जब ब्रांचिंग में आ जाएंगी उसको अमाइलोपैक्टिन, और ये पूरा मिल जाएगा आपस में, उसको हम स्टार्च कहेंगे। और जब हम सेलुलोज की बात आ जाएगी, उसके अंदर कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर फोर्थ पर जुड़ी होंगी, और केवल बीटा ग्लूकोज यूनिट ही जुड़ी होंगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर और भी ऊपर ऊपर से देखे जाए तो क्या कहेंगे हम, स्टार्च के अंदर क्या होता है, कौन सी यूनिट होती है? अल्फा ग्लूकोज। और सेलुलोज के अंदर कौन सी यूनिट होती है? बीटा ग्लूकोज, बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज यानी अल्फा ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद, पहला हमारे पास HI, उसके बाद हमारे पास ब्रोमीन वाटर, और उसके बाद हमारे पास नाइट्रिक एसिड। ये पूछ रहा है जब हम अल्फा ग्लूकोज यूनिट को इन तीनों के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देखो भाई, जो आप ये रिएक्शन देख रहे हो ये आपको अच्छे से नहीं समझ में आएंगी, बस यहाँ पे ऐसे लिख रखा है। अगर आपको मैं बताऊं, जब हम रिएक्शन विद HI करेंगे, देखो ये हमारे पास ग्लूकोज की यूनिट है, ये HI के साथ रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिला? आयोडोहेक्सेन और एनहेक्सेन मिला। दूसरा, अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला? ग्लूकोनिक एसिड मिला। और जब हम HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सैक्रिक एसिड मिलेगा। अब इनको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप क्या करो, जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे? ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा सबसे ऊपर, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 अपोजिट होता है कार्बन नंबर 4, फिर से वही पैटर्न चलेगा, कार्बन नंबर 5, ये हमारे पास है। यहाँ पे इकट्ठा लिख देते हैं इसको। अब कार्बन के बॉन्ड पूरे करते हैं।
ये हमारे पास ग्लूकोज की यूनिट बन गई एक। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाऊं, जब मैं इसकी रिएक्शन देखो यहां पे करवा देता हूं इस तरफ, इसकी रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ करवाएंगे, HI के साथ। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिडक्शन। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका हो जाएगा रिडक्शन। और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा एन हेक्सेन, और देखो यहां पर दिख रहा है एन हेक्सेन और 2 आयोडो हेक्सेन। देखो कैसे बनेगा, एन हेक्सेन तो एक सिंपली हेक्सेन होता है, वो बना दो, 6 कार्बन की चेन। ये हमारे पास एन हेक्सेन, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, 2 आयोडो, यानी 2 नंबर पर आयोडीन लगेगा। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट बन गए हमारे पास जब ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहां पर हम सोल्व कर लेते, देखो यहां पर जब हम क्या करेंगे, इसकी जो रिएक्शन किससे करवाएं, ब्रोमीन वाटर यानी Br2 वाटर के साथ करवाएं, क्या बनेगा बताओ, हमारे पास बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। सिंपली क्या करना है आपने, ऑक्सीडेशन करवा देनी है सिर्फ ऊपर वाले कार्बन की। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये एसिडी ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपली क्या हुआ, यहाँ पे COH आ जाएगा। बाकी जो सारी यूनिट्स रहेंगी वो बिल्कुल सेम रहेंगी एज इट इज। ये कार्बन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहां पर हमारे पास सिक्स्थ आ गया, ये रहा CH2OH। लगा दो फिर कार्बन नंबर सेकंड पर, यहां पर है OH, H, OH, और यहां पर हमारे पास OH है। ये हमारे पास इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, देखो थर्ड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएं, यहां पर मैं करवा देता हूं HNO3। तो क्या बनेगा, सैक्रिक एसिड बनेगा। तो वहां पर सिंपली आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे एसिडिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देना है ऐसे। कार्बन नंबर फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये हमारे पास सिक्स्थ, ये भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक ग्रुप के अंदर। सिंपली अब जैसा का स्ट्रक्चर था हमारा वैसा ही बना दो। यहां पर भी OH आएगा भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास है सैक्रिक एसिड। तो आप जब पेपर के अंदर लिखेंगे तो आपको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, आप इसके अंदर कंफ्यूज हो रहे हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे 11 से लेकर। देखो भाई, इनुमरेट द रिएक्शन ऑफ अल्फा ग्लूकोज यानी डी ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर। हमें ऐसी रिएक्शंस बतानी है जो कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उनके द्वारा एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले देखो हमारे पास है, ये है 2,4 DNP। इसका नाम क्या होता है मैं बता देता हूं, इसका पूरा नाम होता है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, ये इसका नाम होता है। अब ये करते कैसे हैं, मान लिया मेरे पास कोई भी एक टेस्ट ट्यूब है, एक कोई भी एक क्या मान लिया, हमने मान लिया एक बीकर है, मान लिया एक बीकर ही मान लेते हैं, ये मेरे पास कोई भी एक बीकर है। ठीक है,
इसके अंदर मेरे पास क्या है, इसके अंदर मेरे पास ग्लूकोज का सोल्यूशन, मान लिया ये मेरे पास ग्लूकोज का सोल्यूशन है एक, ठीक है, ग्लूकोज का सोल्यूशन है। अब ध्यान से समझना, ये ग्लूकोज का सोल्यूशन है मेरे पास, इसमें मैंने क्या किया, बाहर से क्या डाल दिया, 2,4-DNP डाल दिया, 24, कहने का मतलब ये डाल दिया 2,4-DNP, इसके अंदर डाल दिया, ये रिएजेंट डाल दिया। अब क्या होगा, जो ये टेस्ट है किसके लिए लगाया जाता है, ये कार्बोनाइल यानी कार्बोनाइल ग्रुप को पहचानने के लिए, यानी एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप पहचानने के लिए किया जाता है। अब जो हमारे पास ग्लूकोज है, अगर वो ओपन स्ट्रक्चर होगा, अगर वो ओपन फॉर्म में होगा, ध्यान से समझना इस बात को, अगर हमारे पास जो ग्लूकोज है वो अगर ओपन स्ट्रक्चर होगी उसकी, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, फ्री फॉर्म में क्या प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, आपको भी पता है, ठीक है। अगर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो इसके साथ 2,4-DNP के साथ रिएक्ट कर लेगा वो, जिससे क्या होगा, जिससे जो ये सोल्यूशन है ना, इस सोल्यूशन है, इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर पीला हो जाएगा, ठीक है, पीला या नारंगी कलर का हो जाएगा, इस सोल्यूशन का कलर पीला हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा, जिससे हमें ये क्या पता चल जाएगा कि इसके अंदर फ्रीली फॉर्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद देख लेते हैं, ये ये हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट 2, ये हमारे पास पहला था ना, जो ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद ये, आप ये ऊपर वाले मत पढ़ना, आप अगर ऊपर वाले ये पढ़ेंगे ना ये, अब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ जो मैं बता रहा हूं ना वही याद कर लेना आपको अच्छे से, और वही आप पेपर में लिख के आएंगे, आपको पता चल गया ये 2,4-DNP। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास NaHSO3। अब इसका नाम क्या है, ये हमारे पास होता है सोडियम, देखो मैं दोबारा लिख देता हूं, सोडियम बाइसल्फाइड सोल्यूशन होता है हमारे पास एक ये, ठीक है। अब मान लिया मेरे पास कोई भी एक बीकर है, उसके अंदर मेरे पास वही मान लेते हैं दोबारा से, मेरे पास ग्लूकोज का सोल्यूशन है, ठीक है, मेरे पास ग्लूकोज का सोल्यूशन है, और मैंने बाहर से क्या डाल दिया, ये डाल दिया सोडियम बाइसल्फेट का सोल्यूशन, ये क्या दे देगा, व्हाइट कलर के पीपीटी देगा, ये क्या देगा, व्हाइट कलर के व्हाइट पीपीटी देगा इस सोल्यूशन के अंदर। अगर ये व्हाइट पीपीटी आ जाते हैं तो इसका मतलब ये ओपन चेन के अंदर क्या प्रेजेंट, हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट है ओपन चेन के अंदर, ठीक है। अब ओपन चेन के अंदर क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि उसके अंदर फ्रीली एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, इसलिए अगर वो क्लोज स्ट्रक्चर होगा तो वो नहीं देगा ये टेस्ट, तो ये टेस्ट इसलिए लगाया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारे पास है, जैसे आप बोलना चाहें सिर्फ रिएजेंट या चीफ टेस्ट। अब सिर्फ टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले इसके रिएजेंट के बारे में जान लेते हैं, जो सिर्फ रिएजेंट है वो क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं सिर्फ रिएजेंट, इसके अंदर हमारे पास एक फ्यूजिन डाई होती है,
फ्यूसियन डाई प्लस उसको किसके अंदर डाला जाता है, उसके अंदर SO2 के अंदर डाला जाता है उसको, ठीक है, SO2 के अंदर। और इस पूरे रिएजेंट को क्या कहते हैं, उस पूरे रिएजेंट का क्या नाम होता है, सिर्फ रिएजेंट, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास कोई भी एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक सोल्यूशन है, किसका, ग्लूकोज का सोल्यूशन है। और ये जो टेस्ट है वो भी क्या पहचानने के लिए किया जाता है, ये हमारे जो सोल्यूशन है उसके अंदर फ्रीली CHO ग्रुप है कि नहीं है, या फिर एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। मान लिया ये डाल दिया मैंने, किसके अंदर डाल दिया, हमारे सोल्यूशन के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, इस सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, वो पिंक कलर का हो जाएगा। अगर पिंक कलर का सोल्यूशन हो गया, पिंक कलर का सोल्यूशन हो गया, इसका मतलब जो हमारा टेस्ट है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके अंदर फ्रीली यानी ओपन चेन ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टेस्ट होते हैं। अगर हमारे पास अगर क्लोजली स्ट्रक्चर होगा किसका, ग्लूकोज का, तो ये टेस्ट सारे नेगेटिव आएंगे, नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर फ्रीली क्या प्रेजेंट नहीं होता, हमारे पास एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। ये टेस्ट सिर्फ वही पे लगेंगे जहां पे हमारे ओपन चेन प्रेजेंट होगी, किसकी, ग्लूकोज की, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। जो क्वेश्चन नंबर 11 से है नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।